गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आ, हमने मध्य प्रदेश व इतिहास की सीरीज देखी, वो चल रही है आप लोगों की। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए पॉलिटी जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी मैं करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, सिविल सर्विसेज में पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक आप लोगों ने देखी होगी और पढ़ी होगी। देखिए एम लक्ष्मीकांत, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है। लक्ष्मीकांत साहब जी की बुक बहुत अच्छी है, जो पॉलिटी के लिए लिखी है उन्होंने। और वह बुक आप लोगों को यूपीएससी व एमपीपीएससी व अदर स्टेट सर्विस पीएससी के लिए हेल्पफुल है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक आप सबके पास होगी, अगर नहीं है तो आप लोग परचेस कर लीजिए, ठीक है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लक्ष्मीकांत साहब की बुक अपने पास, जब यह लेक्चर देखिए आप, तो आप अपने पास उसको रखिए। मैं पूरी की पूरी बुक आपको कैसे पढ़ना है, मैं कंप्लीट आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप उस बुक को अपने पास रखिए। आज से हम वही स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी लक्ष्मीकांत साहब की बुक पॉलिटी, ठीक है। उसको आप अपने साथ जब भी आप पढ़िए, आप हमारा लेक्चर देखिए, तो आप अपने साथ वह बुक अवश्य रखिए लक्ष्मीकांत साहब की। चलिए दोस्तों, तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए, जिससे वो लोग भी अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकें और किस प्रकार से लक्ष्मीकांत साहब की बुक को पढ़ना है, कैसे इसको समझना है, यह पता चल सके सभी को। ओके दोस्तों, चलिए चलते शुरू। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले संविधान शुरू करने से पहले दोस्तों देखिए कि हमारे संविधान की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संविधान, थोड़ा सा इसकी रूपरेखा क्या है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, किसे कहेंगे संविधान। तो संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित वैधानिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्रीय राज्य की राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। देखिए दोस्तों, संविधान किसे कहेंगे। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हम कह सकते हैं कि भाई जिसके आधार पर किसी राष्ट्रीय राज्य की राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो विश्व में सर्वप्रथम, सबसे पहले जो संविधान है, संविधान की चर्चा कब की गई या कहां पर आया, तो देखिए 1215 में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। 1215 में संविधान सर्वप्रथम 1215 में 15 ईस्वी में ब्रिटेन में, ये रहा 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में एक अधिकार पत्र जारी किया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा, जो 1215 में अधिकार पत्र जारी किया गया, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया और वही हमारे संविधान का स्रोत माना जाता है। अर्थात यहीं से इसे संवैधानिक प्रथम दस्तावेज कहा जाता है, ठीक है। ये ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम ब्रिटेन ही ऐसा देश है जिसने संविधान की शुरुआत की थी। देखिए मैंने आपको अभी बताया 1215 में मैग्ना कार्टा के रूप में। लेकिन ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। लिखित और अलिखित, इन दोनों में मैं अभी आपको अंतर समझाऊंगा क्या होता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि वहां का संविधान ही लिखा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। इसमें अभी आपको अंतर समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए हमारे एमपीपीएससी में पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो विश्व का लिखित संविधान था वह था अमेरिका का। अमेरिका जो है, अमेरिका का लिखित संविधान था सर्वप्रथम। इसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 ईस्वी में अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका का संविधान है वह 4 मार्च 1789 को लागू किया गया और इस संविधान को फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 ईस्वी में अपनाया गया था। अब दोस्तों देखिए, यहां पर आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई होगी
कि संविधान जो है वह मुख्यतः दो रूपों में उसे देखते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित संविधान क्या होता है, जिससे पहले इसे समझिए लिखित और अलिखित क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि लिखित संविधान का मतलब हुआ कि जो लिखा हुआ है और अलिखित का मतलब हुआ जो नहीं लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। संविधान के आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या होता है संविधान और कॉन्सेप्ट क्या है इसके। देखिए, लिखित का तात्पर्य और अलिखित का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई लिखित का अर्थ हुआ कि जो लिखा हुआ है, अलिखित का अर्थ हुआ जो लिखा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अलिखित अलिखित समझिए पहले, फिर लिखित समझते हैं हम। अलिखित का तात्पर्य क्या हुआ, ऐसा संविधान जो लचीला काफी ज्यादा हो, मतलब जिसे बदला जा सकता हो, हर उसमें बदलाव किए जा सकते हो, बहुत ज्यादा लचीला हो, उसे कहा जाता है अलिखित संविधान। ठीक है। और लिखित संविधान का अर्थ यह हुआ कि ऐसा 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 संविधान जिसे मतलब बदला ना जा सके, जो लचीला कम हो। लचीले का तात्पर्य यह है कि उसमें अमेंडमेंट बहुत इजीली ना किया जा सके। ठीक है, उसे कहा जाता है लिखित संविधान। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया दोस्तों कि लिखित का अर्थ क्या हुआ, अलिखित का अर्थ क्या हुआ। लिखित का अर्थ हुआ जिसे इजीली बदला ना जा सके, जो जिसमें संशोधन ना किए जा सके बहुत इजीली। ठीक है, और अलिखित का अर्थ हुआ जिसमें इजीली तरीके से अमेंडमेंट किए जा सके, संशोधन किए जा सके। ठीक है, तो वो होता है अलिखित संविधान। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था, तो कौन सा था, अमेरिका। और अलिखित संविधान ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब आप अपने पास लक्ष्मीकांत साहब की बुक, एम लक्ष्मीकांत साहब की बुक अपने पास रखिएगा और उसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, और उसे हम समझने की कोशिश करते हैं अब कि क्या उस बुक को पढ़ना कैसे और किस रूप से वहां पर हमें अध्ययन करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए भारत का संवैधानिक विकास हम देखेंगे। अब संवैधानिक विकास जो है हमारा, भारत का संवैधानिक जो विकास है, मुख्यतः इसे दो रूपों में देखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा कंपनी के अधीन, ठीक है, जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी के अधीन जो हमारे अधिनियम पारित किए गए, और दूसरा ब्रिटिश सरकार के अधीन। यानी कि जो हमारा संवैधानिक दस्तावेज है वह उसको हम दो रूपों में बांटते हैं। एक हो गया हमारा कंपनी के अधीन। अच्छा दोस्तों, आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। यहाँ पर मैं कई सारी चीजें, चूंकि ये स्लाइड में मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा, एक एक चीज आप उसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए संविधान को हम मुख्यतः दो रूपों में देख लेते हैं। ठीक है, लिखित और अलिखित। अब देखिए भारतीय संविधान का विकास क्रम। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा जो विकास क्रम है संविधान का, तो देखिए भारत में सबसे पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसे EIC कहा गया। देखिए, जो भारत में कई यूरोपीय कंपनियां आई, लेकिन हम EIC को ही मुख्यतः हम क्यों देखते हैं, इसका कारण है, देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत 1600 ईस्वी में आती है। और जब यह 1600 ईस्वी में भारत आती है तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई ट्रेड करना, यानी व्यापार करना। ठीक है, ट्रेड करना यानी व्यापार करना। ये जो है कंपनी आपकी EIC, इसका मुख्य उद्देश्य था इस कंपनी का कि भाई व्यापार किया जाए। ठीक है, और यह कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आती है। लेकिन अब क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है कि इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा कि बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब चूंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया था, ठीक है, भारत तो सोने की चिड़िया था, तो जब भारत सोने की चिड़िया था तो भारत में स्वाभाविक सी बात है कई देश आएंगे और यहाँ पर व्यापार करेंगे। ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू कर दी और काफी उच्च स्तरीय व्यापार यहाँ होने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी काफी समृद्ध होने लगी। सन 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन स्टेट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन राज्यों की जो दीवानी थी
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। ठीक है। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन 3 राज्यों की दीवानी प्राप्त हुई तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह काफी ज्यादा समृद्ध हो रही थी, लेकिन उस कंपनी से ज्यादा समृद्ध उसके अधिकारी हो रहे थे। ठीक है। देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों की दीवानी प्राप्त हो गई किसको? 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 1765 में जब इन 3 राज्यों की दीवानी प्राप्त हुई, दीवानी का अर्थ क्या हुआ पहले उसे देखिए आप। दीवानी का अर्थ होता है राजस्व और कर वसूलने का अधिकार। दीवानी का तात्पर्य हुआ कि राजस्व और कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ कि देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन तीनों राज्यों की दीवानी प्राप्त हुई, उसके बाद उन्होंने कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन शुरू कर दिया। करप्शन का मतलब घोटाला हो गया, आपकी बहुत सारा मतलब फर्जी तरीके से भारतीय जो व्यक्ति थे उनसे उपहार लेना, उनसे रिश्वत लेना, इस तरीके के काम ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी शुरू कर दिए। तो हुआ क्या दोस्तों, देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में 1765 के बाद क्या हुआ कि काफी ज्यादा समृद्ध हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा समृद्ध क्या हुआ, उसके अधिकारी हुए। जब उसके अधिकारी उससे ज्यादा समृद्ध हुए कंपनी से ज्यादा, तो धीरे धीरे कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ने लगा और लगभग 1 मिलियन का कर्जा कंपनी के ऊपर हो गया। कंपनी के अधिकारी क्या हुए कि जो ब्रिटेन सरकार है उससे मदद मांगने के लिए गए। तो ब्रिटेन सरकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना समृद्ध होने के बाद भी ये हमसे मदद क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने एक अधिनियम पारित करना शुरू किया उस समय से कि भाई अब आपको हमें बताना होगा, क्योंकि उन्होंने जब जांच की इस चीज की तो उन्हें पता चला कि कंपनी के जो अधिकारी है वह बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके हैं, जिससे क्या हुआ कि कंपनी घाटे में जा रही है। तो इसीलिए पहली बार अब क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संवैधानिक दस्तावेज लागू किया, जिसे कहा गया है रेगुलेटिंग एक्ट। पहला जो हमारा एक्ट है उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया अब कि समय समय पर यहां पर चार्टर लागू किए जाएंगे। चार्टर का मतलब क्या हुआ, चार्टर क्या है? चार्टर एक्ट। चार्टर का तात्पर्य यह है कि भाई लाइसेंस, ब्रिटिश कंपनी को लाइसेंस जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण किया जाएगा और हर 20 वर्षों पर आवश्यकता अनुसार उस चार्टर में बदलाव भी किया जाएगा। ठीक है। देखिए, 1773 यह हमारे भारत में लागू किया गया पहला ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक्ट था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ठीक है। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट, यहां पर हम आज देखेंगे सारे के सारे जो कंपनी के अधीन जो हमारे एक्ट थे, जो हमारे शासन अधिनियम, जो हमारे एक्ट आए, उन सभी को हम देखेंगे यहाँ पर कंपनी के अधीन। आज हम यहाँ पर कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट पारित किए गए उन सभी एक्टों को देखेंगे। चूंकि 1858 के बाद क्या हुआ, 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है, जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है ना। उसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। हम ये सारी चीजें अभी आगे देखेंगे। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, चूंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो करप्शन था वह बढ़ रहा था, उस पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला एक्ट लागू किया गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसे 1773 में लागू किया गया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण व नियमित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है। देखिए, इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर जो मैं बता रहा हूं आप इसको नोट डाउन कर चलिए। आपसे पूछ लिया जाता है किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई, तो इसी एक्ट के द्वारा। ठीक है ना। तो 1773 एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की मान्यता प्रदान की जाती है। ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ, इन प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दे दी। किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाने को कह दिया इसी एक्ट के तहत, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को यह पता चल चुका था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा करप्शन कर रही है भारत में, तो उस पर नियंत्रण करना है। अब ब्रिटिश सरकार को इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण कैसे किया जाए?
पहला प्रश्न था ब्रिटिश सरकार के सामने। तो उन्होंने इस एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कहा कि हमें एक काम करो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप लोग एक गवर्निंग बॉडी बनाओ वहां, जो हमारे प्रश्नों का जवाब देगी, जो हमारे प्रश्नों का जवाब देगी। उसी इसी कार्य के लिए फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रश्नों का जवाब देता था। ठीक है, उसके बाद ये हो गई। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई हम जो कंट्रोल है पूरा अपने हाथों में कैसे रखें। तो उन्होंने फिर क्या किया, जो उस समय हमारा जो भारत था, तो भारत देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर ये नीचे देखिए, यहाँ पर भारत नीचे एक छोटा सा भारत का मैप टाइप दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रॉपर नहीं है लेकिन ठीक है, आप इसको सिर्फ देखना है आपको। ठीक है, देखिए इस समय जो भारतीय क्षेत्र थे उनमें 3 बड़े प्रमुख समृद्ध क्षेत्र थे। देखिए मुंबई, ये आपको देखिए यहाँ पर मुंबई, मद्रास और बंगाल। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें अब केंद्रीय प्रशासन दे दिया गया, मतलब सेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। ये देखिए यहां से भारत में सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर ये सारे पॉइंट आप लिखते हुए चलिएगा। मैंने आपको बताया कि आप नोट डाउन करते चलिए। पहली बार केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है, मतलब सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है भारत में अब। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये जो बंगाल है हमारा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले आप यहां पर नोट डाउन कीजिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। मतलब कि अब सर्वोच्च शक्ति बंगाल के गवर्नर के पास हो गई। ठीक है, अब एक प्रश्न और उठता है ब्रिटिश सरकार के सम्मुख कि भाई जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल हमने बनाया, तो ये इतना सारा काम कैसे करेगा, इतनी सारी चीजें। तो इसकी सहायता के लिए फिर एक 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, जो गवर्नर जनरल को मदद करेगी। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगी। इसी एक्ट के 1773 के एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 1773 एक्ट के तहत हमारी, अब आप यहां पर लक्ष्मीकांत बुक उठाकर रखिएगा दोस्तों, देखते चलिए उसमें, है ना। ये पहला पेज में ये सारी चीजें हैं, 1773 का एक्ट पहले पेज में, मैं पूरा कंप्लीट आपको उसी से सारी चीजें यहां पर बता रहा हूं। तो देखिए जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि कलकत्ता में एक 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीश थे, जिनमें से एक प्रमुख व 3 अन्य न्यायाधीश। जो प्रमुख न्यायाधीश थे उनका नाम था इलियास एम्पे। ठीक है, इलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चेम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर और तीसरे थे हाइड। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को फिर से रिमाइंड कर लीजिए और पुनः सुन करके इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट। बस इतनी सी बातें हुई। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन इससे पहले एक और एक्ट आ चुका है जिसे 1781 का सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है। देखिए लक्ष्मीकांत में आप देखिए, ये है ना, मिल जाएगा आपको सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट को समझिए।
1781 का एक्ट पहले देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग। चूंकि हुआ क्या, आप लोगों ने देखा 1773 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं एग्जीक्यूटिव काउंसिल दो चीजें शुरू कर दी गई थी। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कार्य था कि भाई जो गवर्निंग कार्य है, यानी कि जो प्रशासनिक कार्य हैं, वो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति थे, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होने लगा। ये जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट था, उसका भी हस्तक्षेप होने लगा। तो 1781 में एक्ट पारित किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भाई आप अपनी जिम्मेदारियां ही देखो, यानी आप सिर्फ जुडिशरी का काम देखो, बाकी चीजें हमें हस्तक्षेप मत करो। सेटलमेंट एक्ट एक अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन था रेगुलेटिंग एक्ट में। ये ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 1773 का अमेंडमेंट कौन सा था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, यह एक अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। चलिए, तो ये बस इतना ही था 1781 में। आगे चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज था, जिसके माध्यम से कंपनी के वाणिज्यिक व राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर पूरी समरी को समझिएगा, है ना। लक्ष्मीकांत उठाकर रहिएगा आप लोग कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया, उसकी जुडिशली पावर दे दी गई। और वर्तमान समय में बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट टाइम में जो न्यायिक व प्रशासनिक, इन दोनों को अलग किया गया है, वह किस आर्टिकल के तहत किया गया है। कमेंट करके आप लोग बताएं। चलिए आगे समझते हैं। तब तक देखिए, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, वह इसलिए लाया गया क्योंकि जो कंपनी के अधिकारी थे, वह कह रहे थे कि भाई हम 1600 ईस्वी में हम आए भारत, और यहाँ पर इतना जो पूरा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने खड़ा किया। और 1773 में तो ब्रिटिश सरकार आ गई, मतलब सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो कहना उनका ये था कि आप आओगे और हमारे ऊपर हस्तक्षेप करना शुरू कर दोगे, तो यह तो हमें मान्य नहीं होगा। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया है। क्योंकि उस समय इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री थे, पिट्स द यंगर थे। पिट्स द यंगर उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ये पिट्स द यंगर वहां के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है भाई। उन्होंने इस एक्ट के तहत अपनी पावर दिखाई थी, यानी ब्रिटिश सरकार ने अपनी पावर शो की थी, बस, और कुछ भी नहीं था पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने अपनी पावर शो की थी। तो देखिए, इस एक्ट के तहत किया क्या गया कि दो क्षेत्र बांट दिए गए, एक व्यापारिक यानी वाणिज्यिक क्षेत्र और एक राजनैतिक, ठीक है। दो क्षेत्र में बांट दिए गए। अब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए, दो भाग कौन कौन से, एक व्यापारिक यानी वाणिज्यिक और एक राजनीतिक। तो जो देखिए, वाणिज्यिक कार्यों के लिए क्या किया, यानी व्यापारिक कार्यों के लिए यहाँ पर बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जो व्यापारिक मामलों की देखरेख करेंगे, है ना, यानी वाणिज्यिक मामलों की देखरेख करेंगे। उसके बाद राजनीतिक कार्यों के लिए राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इतना बेहतरीन दिमाग लगाया कि पूरी की पूरी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह दो भागों में बट गई। एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गुट और एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का गुट, ठीक है। इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम कर दिया दोस्तों। बस इतनी सी बात थी हमारे पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आ गया हमारा 1893 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को भारत में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के तहत भारत में व्यापारिक कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो 1773 का चार्टर एक्ट, ठीक है। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राज्य से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनको पहले जो वेतन देता था वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब जो वेतन है वह कहा गया इस एक्ट के तहत कि
जो वेतन है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, हम नहीं देंगे भैया, ठीक है। इस एक्ट में यह बात कह दी गई। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट, इसके अतिरिक्त इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस को आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो सर्वप्रथम 21 अप्रैल 1793 को संपन्न हुई थी, ठीक है। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में राजस्व बोर्ड एवं राजस्व पुलिस की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। बस इतनी सी बात थी हमारे 1793 के चार्टर एक्ट में। देखिए दोस्तों, ये दोनों 1793 का और 1813 का चार्टर एक्ट लक्ष्मीकांत साहब ने अपनी बुक में नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्होंने इसमें बुक में नहीं बताया, इनके बारे में चर्चा नहीं की है, ठीक है। यहाँ पर बस आप लोग इसको देख लीजिए, बुक में आप लोगों को नहीं मिलेंगे, आप परेशान मत होइएगा कि भाई ये कहाँ दिया हुआ है बुक में, ठीक है। चलिए अगला हमारा चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ समस्त ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। मतलब इसके तहत क्या किया गया, भारत में अब छूट प्रदान की गई समस्त व्यक्तियों को, ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार पहले की तरह ही यथावत बना रहा। देखो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार यथावत बना रहने दिया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था, जिसके लिए ब्रिटिश क्राउन की अनुमति लेना अनिवार्य था। मतलब आप देखिए इसके तहत क्या किया गया कि प्रधान जो गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार दे दिया गया था यहाँ। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, इसके अतिरिक्त इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई, तो 13 चार्टर एक्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आ जाइए आप लोग वापस हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में। देखिए चार्टर एक्ट 1833। देखिए ये जो चार्टर एक्ट 1833 था दोस्तों, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा मतलब सेंट्रलाइजेशन, पहले यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, यहाँ पर स्लाइड में देखिए, यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा का पहला निर्णायक कदम था, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है। इसमें समस्त नागरिक एवं सैन्य शक्ति निहित थी, किंतु मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया, ठीक है। इसी में देखिए आगे, अब इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत इसके पूर्व बनाए गए कानूनों को नियामक कानून एवं नए कानून के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा गया। अब मैं इसे समझा देता हूं पहले आप लोग को। देखिए क्या बात कही जा रही है यहाँ पर, ये आपको समझ में नहीं आया होगा अभी। देखिए दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये हम सब जानते हैं कि इस एक्ट के तहत पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी पहले भारत की गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लिख लीजिए ये। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, इस एक्ट में क्या कहा गया कि पहली बार, देखिए सबसे पहले 1773 में ब्रिटिश सरकार अपना मतलब जो यहाँ भारत में ब्रिटिश कंपनी पर शासन था, अधिकार था, उसको मजबूत करना चाहती थी। आपने देखा वहीं से शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर, अब पूर्ण रूप से पूरा का पूरा शासन अपने हाथों में लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। मतलब कि अब पूर्ण रूप से सेंट्रलाइजेशन हो गया, केंद्रीय प्रशासन हो गया, ठीक है। आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में जो शासन है वह किस प्रकार का शासन है, ठीक है ना, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो देखिए दोस्तों अब क्या हुआ कि यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत की गई, यानी सेंट्रलाइजेशन, और सेंट्रलाइजेशन का यह अंतिम चरण था। देखिए यहाँ पर ये केंद्रीकरण की दिशा का पहला निर्णायक कदम, ये देखिए यहाँ पर ये हमने अभी आप देखा निर्णायक कदम था। मतलब कि यह सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीय प्रशासन का यह अंतिम चरण था। मतलब इसके बाद फिर अब सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सका,
नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए भारत की संपूर्ण सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में दे दी गई। केंद्रीय देखो सेंट्रलाइजेशन का तात्पर्य क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति को ही सारा का सारा पावर दे दिया जाए, ठीक है, यानी वन मैन शो हो गया, ठीक है। यहां पर अब विलियम बेंटिक के हाथों में सारी की सारी पावर दे दी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसी एक्ट के तहत देखिए क्या किया गया, पहली बार सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा यह प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करने लगी। इसके अतिरिक्त सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ करने का प्रयास किया गया। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिविल सर्विसेज यानी खुली प्रतियोगिता, जो हमारी सिविल सर्विसेज है, इसको आयोजित करने के लिए पहली बार प्रयास किस एक्ट के तहत किया गया, तो वह पहली बार प्रयास चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही किया गया था। लेकिन इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। जो ब्रिटिश कंपनी के जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसका बहुत तीव्र विरोध किया था, इसलिए यह लागू नहीं हो सका, ठीक है। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी कि भाई मेरा शासन हो जाए, ब्रिटिश कंपनी के ऊपर पूर्ण रूप से मेरा अधिकार हो जाए, ठीक है, तो वह इस ओर और काम करना चाहती थी। इसी में अब चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर एक्ट जो है हमारा 1853 लागू हुआ। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। मतलब जो विधायी कार्य हैं उनको अलग कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जो हमारे प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, दोनों को पृथक पृथक कर दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, इसमें इस अधिनियम के तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद में शामिल थे, ठीक है। इन 6 सदस्यों में से 4 जो सदस्य थे, वो जो 6 सदस्य नए जोड़े गए थे, उन 4 सदस्य, उसमें से जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के लिए 12 सदस्यों वाली विधान परिषद की स्थापना की गई, जो विधि निर्माण के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है दोस्तों। इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ की गई और इसके लिए 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में परामर्श देने हेतु मैकाले समिति नियुक्त की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तथा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सिविल सेवा का जिक्र है, 1833 में भी प्रतियोगी परीक्षा यानी सिविल सेवा का जिक्र था। तो ये आखिर काफी बड़ा मुद्दा था ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था, अब यहाँ पर 1853 के एक्ट के बाद क्या हुआ, सिविल सेवा परीक्षा जो है वह प्रारंभ कर दी गई, भारत में खुले रूप से प्रारंभ की गई। लेकिन उससे पहले क्या होता था, यानी कि आप लोग कलेक्टर बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, इसके लिए क्या होता है, देखिए एक प्रतियोगिता होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। पहले क्या होता था 1853 से पहले कि भाई एक हेलेब्री प्रोटोनॉट सिस्टम चलाया जाता था। हेलेब्री प्रोटोनॉट सिस्टम, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, हेलेब्री प्रोटोनॉट सिस्टम चलाया जाता था। इसी के तहत ही जो कलेक्टर होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। अब ये क्या था ये समझिए। देखिए हेलेब्री नामक एक कॉलेज था, अगर आपको कलेक्टर बनना है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और उसमें एडमिशन लेने के बाद आपको वहाँ पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद आप कलेक्टर बन जाएंगे। कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं थी उस समय। लेकिन भारतीय उसमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे, ठीक है। अगर उनको एडमिशन लेना था भारतीयों को, तो उसके लिए उन्हें क्या होना करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी होती थी। अब चूंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो परमिशन क्यों देगा, ठीक है ना, वह अपने ही लोगों को आगे बढ़ाएगा ना। इसीलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारतीयों को आगे नहीं बढ़ाती थी कि भाई उनको इतना आगे नहीं बढ़ाती थी, ना ही शिक्षा प्रदान करती थी कि भाई वो आगे ना बढ़ जाए कहीं, ठीक है। लेकिन 1853 के एक्ट के तहत हमें पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया मैकाले समिति की अनुशंसा पर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो हमारे चार्टर एक्ट थे। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम एक्ट हमारे जो हैं 1858 का एक्ट। यह जो एक्ट है ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
यह जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। समझिए कैसे। क्या हुआ कि 1857 में एक क्रांति हुई, पहला सिपाही विद्रोह हुआ 1857 का। उस विद्रोह के बाद काफी ज्यादा भारत में तनाव उत्पन्न हो गया, इस कारण से ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन पूर्ण रूप से अपने हाथों में लेने की अब बुरी ठान ली थी। ठीक है, अब ब्रिटिश कंपनी के हाथों में जो शासन था उसको पूर्ण रूप से अपने हाथों में ले लिया। देखिए उसके लिए क्या किया गया था, एक एक्ट पारित किया गया, भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए अब इस एक्ट को समझिए। इस अधिनियम को 1857 के विद्रोह के पश्चात पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य जो रखा गया वही ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, ये देखिए मैंने भी आप लोग को बताया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। भारत में मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोग कि भारत में मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। आप सब लोग जानते होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल दिया गया इस एक्ट के तहत और भारत का वायसराय कर दिया गया इसी एक्ट के तहत। ठीक है, वायसराय नामक पद सृजित किया गया। ठीक है, जो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्येक के प्रतिनिधि बना दिया गया, मतलब वह ब्रिटिश सरकार के लिए ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था वायसराय पूर्ण रूप से। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोड को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात हुई थी 1858 के एक्ट में। उसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम 1861 देखते हैं। 1861 के अधिनियम में लोक प्रतिनिधित्व का समावेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शासन चलाने में सहयोग प्रदान करना था। इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया और उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया था। वायसराय की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह तथा सर दिनकर राव को शामिल किया। ठीक है ना, वायसराय ने अपनी जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें पहली बार इन 3 लोगों को शामिल किया था। देखिए बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया दोस्तों। ठीक दोस्तों,